भारत को जो है हर महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वस्त एशिया में अपनी वाहिद बैरून मुल्क मौजूदगी से पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। भारत को ताजिकिस्तान ने भारतीय फौज को दारुल हुकूमत दुशुंबे के करीब वाक़े आईएनए एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त वापस दे ली है। नई दिल्ली ने यह कहा था कि ताजिकिस्तान में जो हमारी बेस है ये स्ट्रेटेजिक कामयाबी है हमारी, और वो क्यों? ताकि चाइना को मॉनिटर करें, उसके करीब रहें, पाकिस्तान को मॉनिटर करते रहें, उनके करीब रहें, पाकिस्तान को धमकाते रहें, और अगर कभी वॉर की सिचुएशन आए तो उस बेस का इस्तेमाल करें। 2022 में खैर उनके फौजी का इनखला हो गया था वहां से, लेकिन अब हुआ यह है कि ताजिकिस्तान ने रशिया को यह बेस दे दी अपनी। तो इसलिए भारत में बड़ा नई दिल्ली सरकार हिल सी गई है और वहां ऑपोजिशन बड़ी सख्त तनकीद कर रही है। तो हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर मुझे बताएं पहले तो इसकी जरा स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ वो कह रहे थे और हमारी बड़ी कामयाबी है, ये थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन करें, आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं कि क्या है इसकी मिलिट्री जबान में, इसके सिंपल आप हमें बताएंगे इसकी बेस की इंपॉर्टेंस क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो सेपरेट हो गई रशिया से, तो उनकी एक डेफिनेट एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनती है क्योंकि वो बैकयार्ड है रशिया का। अभी जो कुछ यूक्रेन में भी हो रहा है तो अमेरिका चाहता है कि रशिया को किसी हद तक इंसर्कल कर सके और उसकी एक प्रेजेंस हो, उसकी एक किसी हद तक इम्पोर्टेंस रहे इस पर्टिकुलर रीजन में। जिस तरह अभी भी वो कोशिश कर रहा था कि बगराम एयरबेस में भी आए अफगानिस्तान के, और उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि ये एक एनर्जी रिच कॉरिडोर है, एरिया है, और एक राउट भी बनता है विच कनेक्ट्स नॉर्थ विद साउथ एंड ईस्ट विद वेस्ट। तो उस लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जरूर है इन कंट्रीज की। दो के ज्यादातर ये कंट्रीज जो हैं लैंड लॉक कंट्रीज हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो आज या कल में अमेरिका में इन पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सरबराहान का इजलास हो रहा है ट्रंप के साथ। सो हैविंग सेड दैट, जो ताजिकिस्तान है वो बिल्कुल पाकिस्तान के, अगर आपको आप नक्शा अगर आपके सामने है या बिल्कुल है सर, जी कश्मीर के बिल्कुल नॉर्थ में वो बनता है, और दैट इज द क्लोजेस्ट कंट्री आप कह लें अगर एरियल रूट लिया जाए या जो ऊपर से बर्ड्स आई व्यू से देखा जाए। और उसमें अफगानिस्तान जो है बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसे कहते हैं वाखान कॉरिडोर, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है क्योंकि वो जो है बिल्कुल कनेक्ट कर देता है पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से, अगर वो मतलब अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान के पास हो तो। ताजिकिस्तान की जो बेस है आईनी बेस, ये इंडिया ने एक्वायर की थी 2002 में, और इनिशियली ये छोटी इसकी एयर स्ट्रिप थी और इंडिया ने खुद ऑफर की थी ये कि हम इसको एक बड़ी एयर स्ट्रिप यानी कि इसको फाइटर एयरक्राफ्ट के काबिल बना सकेंगे जहां से वो टेक ऑफ और लैंड कर सके, और इसकी एक्सटेंशन की थी 2000 मीटर से 3000 मीटर तक। सो उसके बाद इन्होंने कुछ अरसा उधर ये Su-30s और गनशिप हेलीकॉप्टर्स रखे, और इनके तकरीबन एक टाइम पे 1000 के करीब लोग भी उधर मौजूद थे। और मेनली ये इसका जो पर्पस था, एक तो डेफिनेटली जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ये पाकिस्तान को एक थ्रेटन किया जाए, पाकिस्तान को एक टू फ्रंट वॉर वाला एक कॉन्सेप्ट दिया जाए, और दूसरी ये कि लॉजिस्टिक सप्लाई की जाए उन ताजिक्स को, और जो अहमद शाह मसूद वाली फोर्सेस थी जो कि तालिबान के अगेंस्ट लड़ रही थी, और इंडिया इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा था। अभी तो उन्होंने दोबारा से चेंज कर लिया अपना और वो तालिबान के साथ भी हो गए, लेकिन उस जमाने में ये नॉर्दर्न अलायंस के साथ बहुत हैंड इन ग्लव्स थे, और उनकी जितनी लॉजिस्टिक्स थी वो थ्रू ताजिकिस्तान आती थी। और ताजिकिस्तान वो कंट्री है जिसने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को भी सपोर्ट किया था इन यूनाइटेड नेशन। सो ये सारा एक सिनेरियो था जिससे फायदा उठाते हुए इंडिया ने अपनी एक बेस उधर एक्वायर की, और उसको बड़ी एक विक्ट्री समझा गया कि एक बहुत विक्ट्री है कि पाकिस्तान को भी इंसर्कल कर दिया है, चाइना को भी ओवरलुक कर सकते हैं, और फाइटर्स और काफी हद तक इनकी मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स की प्रेजेंस है उधर। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली जब इनका लीज एग्रीमेंट जो था वो 2022 तक था, उसके बाद इत्तेफाक से 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, और एक्सटेंशन के बाद भी इनकी किसी हद तक प्रेजेंस जरूर रही,
ताकि वो चाहते थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इधर इनकी प्रेजेंस रहे, और ये किसी हद तक तालिबान के साथ भी जिस तरह वो हैंड इन ग्लव्स हो गए हैं बिल्कुल। उसको इस्तेमाल करते रहें। लेकिन चूंकि उस एरिया में चाइना और रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, और रशिया नहीं चाहता कि कोई तीसरी ताकत जो है उसके बैकयार्ड में आए, तो वो कॉन्स्टेंटली उनको पहले भी फोर्स कर रहा था कि इसे खत्म किया जाए। तो बहरहाल अब जो है इंडिया की कोई प्रेजेंस उधर मौजूद नहीं है और कंप्लीट विड्रॉल हो चुका है, और ऑफिशियली जो है वो आप कहें कि रशियंस ने उसको टेक ओवर कर लिया है, उसका कंट्रोल जो है रशियन फोर्सेस के पास। जी। अच्छा, तो ये बाय फोर्स कहेंगे, कोई उनको उसने उनके ऊपर प्रेशर डाल के उन्होंने कंट्रोल लिया है, या ये कि ताजिकिस्तान ने खुद अपनी खुशी से उनको ये जो है कंट्रोल वो तो 2022 में खत्म हो गई जी, लेकिन अब जो सिचुएशन और इंडिया को अब एक्सेस नहीं दे रहे, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? लाइक आई सेड कि जी ये रशिया का प्रेशर है या उनकी मर्जी है? देखिए जी, ऑफिशियली कंट्रोल जो है वो रशियंस ने अपने पास रखा हुआ है। कोई उन्होंने एज सच कोई ऑक्यूपेशन तो नहीं की, लेकिन चूंकि वो बैकयार्ड बनता है रशिया का, तो इन कंट्रीज में रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रशियंस ही की तरफ देखते हैं अपनी तमाम चीजों की। उनकी जितनी गवर्नमेंट्स हैं सेंट्रल एशियन की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान, ये सब मोस्टली जो है उधर इन्फ्लुएंस रशिया ही का मौजूद है और प्रो रशियन गवर्नमेंट्स हैं। तो रशियन जो है वो जाहिर बात है काफी हद तक उस पर कंट्रोल, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल भी है, उनका मिलिट्री कंट्रोल भी है, और डिप्लोमेटिक कंट्रोल तो एनीवे उधर मौजूद है रशियंस का। एज सच ऑक्यूपेशन नहीं कहेंगे, बट इट्स द इन्फ्लुएंस जो बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे इंडिया, तो फिर काफी डिसअपॉइंट भी हुआ होगा नहीं? जी बिल्कुल। देखिए इंडिया के लिए तो कितना ये सेटबैक है, कैसा सेटबैक है ये उनके लिए? ये बड़ा सीरियस सेटबैक डेफिनेटली। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने भी ये पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा कि एक और डिप्लोमेसी में उनको जो है ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेस आप कहें उनके लिए हो सकती थी, और जिससे वो पाकिस्तान को कम से कम जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, हमारी नॉर्दर्न बेसिस हैं जो आप जानती हैं, और उस लिहाज से वो एक बड़ा फैक्टर बन सकता था कि वो जहाज जो कि हम पीछे की तरफ अगर लेकर जाते हैं अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ में, तो इस साइड से इंडियंस के पास ये ऑप्शन थी कि वो अटैक कर सकते थे, और अगर वो उसको इस्तेमाल करते तो वो डेफिनेटली एक पाकिस्तान के लिए एरिया ऑफ कंसर्न था, लम्हा फिक्रिया था। तो इंडिया को ये डेफिनेटली एक शिकस्त है, और मेरा ख्याल में इंडिया वुड हैव वांटेड, मतलब वो डेफिनेटली चाहता था कि इधर इसकी प्रेजेंस बिल्कुल। है। आमिर साहब, ये तो आपने बता दिया कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब रशिया के आने से आप मुझे बताएं कि क्या कोई गेम चेंज, कुछ यानी कोई तब्दील होंगे डायनामिक्स खित्ते के? क्योंकि देखें ना, वो बगराम एयरबेस का आपने खुद ही कह दिया, चाह रहा है यूएस भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ रखना चाइना को देखने के लिए। रशिया ऑलरेडी, चाइना, ये हम ब्लॉक एक ही समझते हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है यहाँ, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है मुमकिन तौर पर? इसको एनालाइज करें जरा। देखिए, इंडिया के मुकाबले में तो डेफिनेटली हम किसी और मुल्क को आना जो है वो हमारे लिए डेफिनेटली बेहतर है। रशिया के साथ हमारी वो हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा ये कि रशिया का इन्फ्लुएंस हमेशा से इधर मौजूद है, रशिया का तो ये हिस्सा भी रहा है। तो हमारे लिए कंसर्न तब होता है कि अगर कोई मेजर पावर जो है वो अफगानिस्तान में आ जाए। अब अफगानिस्तान में मेजर पावर नहीं भी है, तो अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है उधर इंडिया का, और वो एक रोग कंट्री के तौर पे, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट के तौर पे हमारे अगेंस्ट जो एक्शंस ले रही है। लेकिन सर, मेजर पावर्स का यहाँ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस जो आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ, यूएसएसआर और उसका जाहिर है यूएस का, देखे ना वो एक हिस्ट्री रही है, तो दोबारा आप कोई ऐसा देख रहे हैं मामला? क्योंकि सर जंग तो रहती है रशिया और यूएस में। जी, ये बिल्कुल रहेगा। देखें, मैंने जिस तरह गुजारिश की थी कि ये वो एरियाज हैं जो कि बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और सेंट्रली लोकेटेड हैं, ये सिल्क रूट का भी हिस्सा रहे हैं, और इनके ऊपर हमेशा एक ग्रेट गेम होती रही है। किसी जमाने में वो ग्रेट गेम जो थी वो रशिया और बरतानिया के दरमियान होती रही, और आज वो ग्रेट गेम जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान मेनली हो रही है, और रशिया जो है काफी हद तक चाइना की साइड पे है और उसे सपोर्ट कर रहा है। चाइना इन एरियाज में बहुत इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट कर रहा है एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न, और उसको एक राउट के तौर पे सीपैक के अंदर वो जम करना चाहता है। अफगानिस्तान को भी वो चाहते थे कि वो इस मामले में इस तरह से हो, जिसकी अभी तक उनकी कोशिश है, लेकिन अमेरिका चूंकि वो नहीं चाहता कि इस एरिया में उस लेवल की एक स्टेबिलिटी आए और इनका इन्फ्लुएंस बढ़े,
ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना हो सके, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्टिविटी के लिए भी रशिया और चाइना इन्हें इस्तेमाल ना कर सके इन स्टेट्स को। तो ग्रेट गेम का जो महवर है आपके, या ग्रेट गेम का जो एक मेन स्प्रिंग बोर्ड है, वो हमेशा से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान रहा है। और मैं समझता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं तो होगी। सर इस मूव से ट्रम्प खुश हो गए आपको लगता है या नहीं, या उनको बुरा लगा होगा? जी ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि ट्रम्प चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, यानी अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया पे मल्टीपोलर किसी तरह से भी ना हो, और वो ये चाहता है कि मल्टीपोलर या बाइपोलर रीजन्स हो। एंड दिस इज व्हाट ही वांट्स इन सेंट्रल एशिया आल्सो एज वेल एज इन एशिया। So he's not happy with the arrangement. सही, मतलब he is not happy with the arrangement. आसान लफ्जों में। He will not, जी बिल्कुल, वो चाहेगा कि किसी एक मुल्क का भी किसी रीजन पे भी इन्फ्लुएंस ऐसा ना हो कि वो यूनिपोलर तौर पे उधर ताकत बन सके। तो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प चाहेंगे या उनकी कोशिश होगी किसी तरह से, और वो मैक्सिमम ग्रैब करना चाहते हैं इधर के मिनरल्स, यानी बिल्कुल Thank you जी so जी much, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग यानी ये शुक्रिया। सूरत Thank हाल you हो for गई your time. बहुत।